2022 को 2 साल लगभग 1.5 साल पहले मैंने इसी दिल्ली में सारे देश के अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवियों को, मैंने अम्बेडकरवादियों की बात नहीं किया हुआ, बुद्धिजीवियों की बात किया हुआ, एक मीटिंग बुलाया था, यही बात को लेकर 2 साल पहले जाग गया था मैं, आज आप जाग रहे। मैंने आगाह किया था समाज को कि ये संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आप बहुजन समाज खतरे में। आप एक तरफी बात करते हैं, सीधे सीधे इतने बड़े अक्षरों में लिखा है कि बहुजन समाज को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप हम काशीराम जी की बात करते हैं और अम्बेडकर बात को गाली दे रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में आए भाई बोल नहीं सकते आप। इन्होंने पूरे कॉन्फ्रेंस का अपमान किया है, पूरे कॉन्फ्रेंस को और पूरे अम्बेडकरवादियों को चुनौती दिया इन्होंने। मैं कई यूनिवर्सिटी के, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के गुलाम लोगों को जानता हूँ जो प्रोफेसर है, 4 बार मेरी मीटिंग हो चुकी है। राजस्थान से हमारे कमल भट्ट, एडवोकेट कमल भट्ट आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मुद्दे पर अपनी बात रखें। समाज के सभी बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे युवा साथियों को क्रांतिकारी जी। बात हम उस मुद्दे की करना चाहते हैं जिसकी मैं 2 मिनट में मेरी बात कंप्लीट कर देता हूं कि चुनाव की घोषणा भी हो गई है। अब अपने घर जो वोट मांगने के लिए आएंगे ना, उन पार्टी के लोगों को ये कहेंगे कि आप संविधान को बचाओगे, ये अपन प्रश्न पूछेंगे और उन्हीं का वीडियो बना के अपन को वायरल करना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा होगी हम ईवीएम वगैरह नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। और जिस शख्सियत ने इतना बड़ा आयोजन किया, कहां से लोगों को बुलाया, मैं पाकिस्तान बॉर्डर से, है ना, सांचौर जिले से बड़ी मुश्किल से चल के आया हूँ कि दिल की जिद ने ही सिखाया है कलंदर होना, वरना दुश्वार था कतरे का समंदर होना। एक हमें इश्क मेरी आंखों में आंसू ना तलाश, हर किसी सीख में लाजिम नहीं तो अमर होना, पास रही पे तेरी दाग जरूर आएगा, इतना आसान नहीं इस कौम का रहबर होना। दोस्तों, समय बहुत कम है और ये 11 से 5 बजे का इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में टाइम मिलता है। अब मैं नहीं चाहूँगा कि 5 बजने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई किसी वक्ता को यहाँ आमंत्रित करूँ। यहाँ मंच पर भी मैंने लोगों को आमंत्रित किया था, उनको बोलने का तक मौका नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ भाषणबाजी हुई है, मुद्दों पर बहुत कम निर्णय लोगों ने कहा है और कोई भी निर्णय लेने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है, आज देश खतरनाक मोड़ पे खड़ा है, बल्कि विनाश के कगार पर है। और वो किसके कारण है ये मैं भी जानता हूँ। मैं एक राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ सरकार की व्यवस्था के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, और हमारे समाज में जो दलाली कर रहे समाज की आरएसएस के गोद में बैठने वाले लोगों के खिलाफ भी लिखता हूँ। इसी के कारण आज संविधान खतरे में है, इसी कारण आज डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया गया है। तो मैं चाहूंगा, अभी ताकत का समय आ चुका है, इधर उधर की बात ना करके ताकत की समय को पहचानो। वो लोकतंत्र पर्व आ चुका है, जिसको सालों साल ये कहते रहते हैं कि जी हमारा हथियार चुनाव वोट है, तो आपका वोट देने का, हथियार तो चलाने का समय आ गया। अब हथियार को कैसे चलाओगे, किस दिशा में चलाओगे, आपका ठीक कहाँ लगेगा, वो समय आ चुका। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा बड़ा दुश्मन कौन है, छोटे दुश्मन से दोस्ती करनी। अगर वो छोटा बड़ा दुश्मन कहीं कमजोर है, अगर हमारा अपना आदमी मजबूत है तो हमें वहां भी देना। और दूसरी बात, आज किसी की बुराई करने का समय नहीं है। कौन किस पार्टी ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया, मेरे पापा ने क्या काम करा, क्या किस धर्म ने क्या करा। आज जाति धर्म को दूर करने के बाद समता मूलक समाज में अपनी बात को पहुंचाने का समय है। जितने 70 लोग हैं ना, 1-1 करोड़ का नुमाइंदगी करते हैं, अगर अपनी बात को पहुंचाने में आप कामयाब हो गए तो आप 1 महीने में आप बाजी पलट सकते हो, ये मेरा विश्वास है। चलिए, ये मेरा विश्वास है। आप समय आ गया लोकतंत्र में, आपकी वोट की, आप गांव-गांव जाओ, गली-गली जाओ, घर-घर पर जाकर चारपाई में बैठो, बाबा माँ ये बात है, वोट तो ऐसी करनी है, ऐसे हथियार चलाना है, इसको करना उसको करना। मैं यहाँ किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये लोकतंत्र है, पर्व है, आपको समझदार है,
क्योंकि मैं गांव से आता हूं, गांव में जब प्रधानी की वोट होती है रातों रात में इलेक्शन चेंज हो जाते हैं। मैंने खुद इलेक्शन चेंज करे। लोगों को मंच नहीं चाहिए, ऐसे भी निष्ठा नहीं मानता, बिना मंच के ही अपनी बात कह दी है और वो सब स्वागत योग्य है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं साहब, आपने रखा कि देश बहुत भयानक मोड़ पे खड़ा है और इस वक्त हमको सब एकजुट होकर कोई न कोई आंदोलन खड़ा करना चाहिए, एक लड़ाई तैयार रहना चाहिए। तो मैं ये आज के कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष है एडवोकेट RS कंसोटिया साहब, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात इन मुद्दों पर करे और कार्यक्रम की घोषणा, समाप्ति की घोषणा करें। साथियों, जो विजयपुर साहब ने जो प्रोग्राम चलाया है, देश में बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादियों की ऐतिहासिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें मेन मुद्दा ये था कि जो हमारा वर्तमान देश में क्या हो रहा है कि भयानक स्थिति है, देश तो खतरे में है, संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है। इसका कारण साथियों ये रहा है कि जब देश आजाद हुआ था तो हम लोगों ने किसी से भी नहीं सोचा कि देश आजादी के वक्त इन 15% लोगों को इन्होंने सत्ता क्यों दी, हमारे 85% को सत्ता क्यों नहीं दी। जबकि अंग्रेजों के आने से हमारे बहुजन समाज का बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ था और ये आशा की जा रही थी कि हमें राजनीतिक सत्ता भी मिल जाएगी और उस राजनीतिक सत्ता के लिए बाबा साहब ने पुणे पैक्ट भी किया था, लेकिन हमें वो चीज नहीं हो पाई और आज 80 करोड़ लोगों के हाथ में इन्होंने कटोरा पकड़ा दिया है। और कल की न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने EVM के विरुद्ध जितनी भी याचिकाएं थी उनको रद्द कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब ये हो सकता है कि दोबारा जो इन्होंने कहा था ना 400 पार, ये 400 पार नहीं, अभी हो सकता 500 पार भी हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि जिस समाज की, माननीय काशीराम ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं वो समाज कभी भी राजनीति में उस स्तर पर नहीं आ सकता। हम लोग कमजोर इसलिए हैं साथियों, राजनीतिक रूप से, क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत ही कमजोर हैं। और एक प्रोफेसर है श्रेया अय्यर, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे हमारे, उनकी रियल कॉपी है, उन्होंने एक बुक लिखी है द इकोनॉमिक्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन की बुक है। उसमें उन्होंने बताया है कि आर्ग्यूएबली गोधरा कांड गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया था और इस किताब में लिखा हुआ है कि इस जिसको हार्ट अटैक हो सकता है, और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि वो ब्राह्मण होते हुए उसने कहा है कि जो बहुजन समाज है इनके ऊपर अत्याचार होता है, इनके दंगे करवाए जाते हैं, सारे मंदिरों के थ्रू होते हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये लोग हमें भ्रमित करते हैं, कहते कि अगर मंदिरों के अंदर पावर होती तो लोग MLA और MP नहीं बनते। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनको सारी पावर मंदिरों से ही मिलती है, मंदिरों से इनको करोड़ों अरबों रुपए मिलता है। वो पैसा ये पॉलिटिकल पावर में यूज करते हैं, पॉलिटिशियन मंदिर वालों को पैसा देते हैं, इनका गिव एंड टेक होता है। जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है वो पहले मंदिर में ही था, आज वो चीफ मिनिस्टर बना है, लेकिन फिर भी वो भगवा कपड़े पहनता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सत्ता यूं ही चलती रहेगी अगर हम इकोनॉमिकली सॉलिड ना हो पाए और एजुकेशनली अच्छे ना हो पाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने भी ये कह दिया कि 8 लाख के ऊपर गरीब है ब्राह्मण और 2.5 लाख से नीचे है तो OBC गरीब है। इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि इसके ऊपर एक बात है कि अंधी से कुत्ता खाए, बाट बाट अपनों को दिए जाए। तो साथियों, हमारा इस वक्त कोई भी नहीं है, हमें ही खुद इस प्रकार की व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी कि जितने भी पॉलिटिकल पावर हैं ये सारे एकजुट हो जाए बहुजन समाज के लोग और इनकी खुद की सत्ता आए। और इसकी सत्ता लाने के लिए इनको सबसे पहले गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी ये सत्ता में आ पाएंगे। तमाम देश से जितने भी बुद्धिजीवी और अम्बेडकरवादी विशेष तौर पे जो यहाँ आए वो सब सम्मानित है, सबका सम्मान मैं करता हूँ। और कॉन्फ्रेंस इतनी ऐतिहासिक रूप से 2 दिन में संचालित हुई, तमाम देश के बुद्धिजीवी और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों ने
भारत के संविधान को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को, उनके द्वारा स्थापित लोकतंत्र को किस तरह से बचाए जाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए हैं।